हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखते हैं कि हम पहले ब्लूम की टैक्सोनॉमी के ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी क्या है, और ब्लूम ने जो टैक्सोनॉमी में जो डिवाइडेशन किया है वो कितने पार्ट्स में किया है, 3 पार्ट्स में किया था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है 1956 से चली आ रही थी। इस टैक्सोनॉमी के अंदर कोई बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन सन 2000 में ऐसा होता है, सन 2001 में ऐसा होता है कि ब्लूम के ही एक शिष्य थे, उनका नाम था एंडरसन। और ब्लूम के जो शिष्य थे एंडरसन, उन्होंने ये बताया कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ अंतर किया जा सकता है, या पहले से जो टैक्सोनॉमी चल रही है उसमें कुछ ना कुछ अंतर करना चाहिए। तो एंडरसन ने ये बताया कि जो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, या ब्लूम की टैक्सोनॉमी की जो स्टेप्स दिए गए हैं, जैसे ज्ञान बोध, ज्ञान प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इन्होंने बताया कि इनकी जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म दी गई है, नाउन फॉर्म दी गई है। कौन सी फॉर्म दी गई है? नाउन फॉर्म या संज्ञा फॉर्म दी गई है। और लॉरेन एंडरसन ने बताया कि जबकि इन पदों की जो फॉर्म है, इन पदों की जो फॉर्म है वो क्रियापद के रूप में होनी चाहिए, वर्ब फॉर्म में होनी चाहिए। तो इनमें अंतर कैसे समझ लेते? जो ब्लूम ने टैक्सोनॉमी का डिवाइडेशन किया या शिक्षण के उद्देश्यों को जो बताया था, तो उन्होंने बताया कि ज्ञान, पहले ज्ञान होना चाहिए, बोध, ज्ञान प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इस बात को मैं आपके लिए क्लियर कर चुका हूं। यहां से देखिए क्वेश्चन आएगा कि विश्लेषण और संश्लेषण में पहले कौन आता है, तो देखिए सबसे पहले आएगा विश्लेषण, उसके बाद ही क्या होगा, संश्लेषण होगा। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान से ले लें, ये बिल्कुल मोस्ट है। इस सीक्वेंस में, ये वाली लाइन में ये शब्द मोस्ट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। सबसे एंड में जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है उसके अंदर क्या होता है, मूल्यांकन होता है। लेकिन जब लॉरेन एंडरसन ने इसको जब परिभाषित किया, अपने शब्दों में बताया, तो इन्होंने कहा कि देखिए कि जैसे यहाँ पर जो ज्ञान शब्द है, यहाँ पर हमारे लिए जो शब्द होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए, स्मरण करना, ये शब्द होना चाहिए। इसका संज्ञा फॉर्म की जो संज्ञा है, संज्ञा फॉर्म का आप हमारे पास एक्शन फॉर्म होना बहुत जरूरी है, मतलब क्रिया के रूप में होना बहुत जरूरी है। यही चीज़ जैसे कि बोध को यहाँ कॉम्प्रीहेंशन बोला जाता है, तो उन्होंने कहा कि हमें जो शब्द इस्तेमाल करना है वो समझना या अंडरस्टैंडिंग शब्द इस्तेमाल करना है। ज्ञानोपयोग, एप्लीकेशन जो शब्द था बीएस ब्लूम के अंदर, उसकी जगह पे जो शब्द लागू किया गया था वो था लागू करना, अप्लाइंग, मतलब उस चीज़ को क्या करना है, अप्लाइंग करना है। विश्लेषण, एनालिसिस शब्द की जगह पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ, विश्लेषण की जगह शब्द इस्तेमाल हुआ, वो हुआ था विश्लेषण करना, ठीक है। और संश्लेषण की जगह जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है कौन सा, सृजन करना। मैं आपको बता दूं, इन पदों में भी थोड़ी चेंजिंग की गई। जो मूल्यांकन वाला पद है, मूल्यांकन वाले पद को वो कहता है कि यहां होना चाहिए, 5वें स्टेप पर मूल्यांकन वाला पद होना चाहिए, और 6वें स्टेप पर क्या होना चाहिए, सृजन होना चाहिए। क्योंकि एंडरसन ये मानता है कि जब तक विद्यार्थी का आप प्रॉपर तरीके से मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, तब तक विद्यार्थी अच्छे तरीके से रचनाएं नहीं कर सकता या सृजन नहीं कर सकता। तो देखिए इसमें तो एक तो क्रम को समझना है। पहला क्वेश्चन तो आता है क्रम के आधार पर कि क्रम में क्या परिवर्तन किया गया। तो देखिए एंडरसन ने क्रम में परिवर्तन ये किया है कि जो ब्लूम का जो मूल्यांकन था वो 6वें स्टेप पर था, लास्टवें स्टेप पर था। ये जो मूल्यांकन है वो कौन से स्टेप पर होगा, अब 5वें स्टेप पर होगा। दूसरी बात, जो संश्लेषण का जो 5वां टॉपिक था वो आपका कहाँ आएगा, 6वें स्टेप पर आपका आएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले कि ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसका संशोधित वर्जन किसने दिया था, तो संशोधित जो वर्जन दिया है वो किसने दिया है, वो एंडरसन ने दिया है सन 2001 में। यहाँ से आपके 1 या 2 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो आप इसे बिल्कुल पक्का ही याद कर लें। देखिए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। कि जब ब्लूम की टैक्सोनॉमी में प्राप्य उद्देश्यों की बात हो रही थी, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में जब प्राप्य उद्देश्यों की बात हो रही थी, तो हमारे इंडिया के अंदर भी ये था कि जो एनसीईआरटी है हमारा, जो दिल्ली में जो संस्था है शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रही है, अनुसंधान कर रही है, जो एनसीईआरटी संस्था है, उसने ये कहा कि भाई प्राप्य उद्देश्य ब्लूम के अनुसार भी हो गए, प्राप्य उद्देश्य एंडरसन के अनुसार भी हो गए। तो इन्होंने बताया कि हमारे अनुसार या एनसीईआरटी के अनुसार क्या प्राप्य उद्देश्य होंगे।
तो आप न्यू हेडिंग डालेंगे NCERT के अनुसार प्राप्य उद्देश्य, के अनुसार प्राप्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, कि मतलब किन किन उद्देश्यों को विद्यार्थी प्राप्त कर सकता है। आप प्राप्य उद्देश्य को और समझ लें एक बार और। प्राप्य उद्देश्य से मैंने आपको मतलब बताया था कि विद्यार्थी क्या प्राप्त करेगा, मतलब क्या प्राप्त करेगा या आसानी से क्या प्राप्त कर रहा है, आसानी से प्राप्त करना। तो देखिए जब शिक्षण का क्षेत्र है तो सिंपल सी बात है कि आसानी से क्या प्राप्त करेगा, विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करेगा, उस चीज़ को समझ पाएगा, उसके अंदर इससे रिलेटेड क्या होगा समझ विकसित होगी। तो इसी क्रम को बढ़ाते हुए ये कहा गया कि एनसीईआरटी के प्राप्त उद्देश्य कौन कौन से होंगे। तो एनसीईआरटी ने बताया कि हमारे अनुसार जो प्राप्त उद्देश्य हैं, हमारे अनुसार जो प्राप्त उद्देश्य हैं वो भी हमारे 6 प्रकार के होंगे। 6 प्रकार के एनसीईआरटी ने प्राप्त उद्देश्य बताए वो ये थे कि ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, कौशलात्मक अभिरुचि और अवृत्ति, कौशल, अभिरुचि एवं अवृत्ति, अभिवृत्ति। तो देखिए जो एनसीईआरटी वो ये कहना चाहती है कि सबसे पहले जो ब्लूम वाली बात थी, जैसे ब्लूम की जो स्टेप्स थे ज्ञान, बोध, ज्ञानप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, तो उनके पद में से जो ज्ञान, बोध और ज्ञान का उपयोग, इन 3 चीज़ों को उन्होंने ले लिया। कौन से क्षेत्र से लिया था? ये लिया था ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र से, ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र से। अब देखिए इसमें 3 और है, एक तो है कौशल, एक है अभिरुचि और एक क्या है अवृत्ति। तो देखिए कौशल करना अपने आप में एक क्या है क्रिया है, क्योंकि किसी भी एक्शन के ऊपर जो कौशल है या स्किल है वो तभी डेवलप होती है जब आपके उसके ऊपर क्रिया करते हो। तो कौशल का जो संबंध है वो आपका कौन से पक्ष से होगा? क्रियात्मक पक्ष से होगा। और अभिरुचि एवं अवृत्ति इन दोनों का संबंध भावात्मक रूप से होता है। तो देखिए एनसीईआरटी ने जो डिवाइडेशन किया है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी का जो डिवाइडेशन किया या प्राप्त उद्देश्यों का जो डिवाइडेशन किया, तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी को इंक्लूड करके ही किया था एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने बताया कि जैसे ज्ञान, बोध, ज्ञानप्रयोग, कौशल, अभिरुचि एवं अवृत्ति, लेकिन जो कौशल, अभिरुचि और अवृत्ति है इनको डिवाइडेशन किया जाए तो ये ज्ञान, बोध और ज्ञानप्रयोग तो आएंगे आपके ज्ञानात्मक क्षेत्र से, और जो कौशल है, ये स्किल है, ये आपकी किससे आएगी? क्रियात्मक क्षेत्र, जो कि आपने देखा था, मैं आपको पढ़ाया था, किसने दिया था? सिम्पसन ने दिया था, पहली वीडियो को देख लें आप। और भावात्मक क्षेत्र जो दिया था वो किसने दिया था? कर्थवाल एवं मैसिया ने। और ज्ञानात्मक क्षेत्र किसने दिया था? BS ब्लूम ने। तो ये जो डिवाइडेशन है वो किया गया हमारे एनसीईआरटी के द्वारा। कि देखिए भाई हमारे अनुसार भी इसके कितने पार्ट होते हैं? 6 ही पार्ट होते हैं। लेकिन फिर बात ये आती है कि भाई चलो उद्देश्य तो है, प्राप्त उद्देश्य तो है, तो विद्यार्थी प्राप्त क्या कर रहा है? कि मतलब विद्यार्थी ज्ञान के क्षेत्र में तो क्या प्राप्त कर रहा है, बोध के क्षेत्र में है तो क्या प्राप्त कर रहा है, ज्ञान उपयोग में आ गया तो विद्यार्थी ने क्या प्राप्त कर लिया है। तो उसके ऊपर मतलब जो चर्चा की गई, तो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया एक्शन वर्ब, कार्य सूचक क्रियाएं। उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ वो हुआ था एक्शन वर्ब या कार्य सूचक क्रियाएं। तो प्राप्त उद्देश्य के अंदर एक और आएगी कार्य सूचक क्रियाएं, कार्य सूचक क्रियाएं, कार्य सूचक क्रियाएं। देख कार्य सूचक क्रियाओं से मतलब है कि ऐसे कार्य जिनसे विद्यार्थी के बारे में सूचना प्राप्त होती है कि विद्यार्थी क्या सीख चुका है, विद्यार्थी क्या सीख चुका है, ये जो सूचना प्राप्त होती है तो हमारी वो कार्य सूचक क्रियाएं कहलाती है। तो हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे ज्ञानात्मक क्षेत्र की कौन सी कार्य सूचक क्रिया है। तो एक एक स्टेप करके हम जो हमारे 6 क्षेत्र दिए गए इन सब की हम कार्य सूचक क्रियाओं को कवर करेंगे। तो देखिए
पहला टॉपिक इसमें डालेंगे हम ज्ञानात्मक क्षेत्र की कार्यसूचक क्रिया। ज्ञानात्मक क्षेत्र की कार्यसूचक क्रियाएं। ज्ञानात्मक क्षेत्र की कार्यसूचक क्रियाएं, इससे मतलब है कि विद्यार्थी जब ज्ञान के क्षेत्र में है, विद्यार्थी जब ज्ञान के क्षेत्र में है तो कौन कौन सी क्रियाओं को विद्यार्थी करता है जिससे हमें सूचना प्राप्त हो जाए कि विद्यार्थी अब ज्ञान वाली स्थिति में चल रहा है। तो देखिए ज्ञान वाली स्थिति में क्या होगा कि जो विद्यार्थी है वो कोई सूत्र है या सिद्धांत है या कोई नियम है, सूत्र है, सिद्धांत है या कोई नियम है, उसको वो क्या कर पाएगा, प्रत्याभिज्ञान, इस शब्दों को याद रखना, प्रत्याभिज्ञान एवं प्रत्यास्मरण कर पाएगा। प्रत्याभिज्ञान एवं प्रत्यास्मरण करना, ऐसे जो कार्य हैं वो हमारे किसके अंदर होने, हमारे ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंदर होते हैं, प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण। प्रत्याभिज्ञान से मतलब है कि रिकॉग्नाइज, कि किसी को पहचान पाना कि हमारा सूत्र सिद्धांत या क्या था, और यह है रिकॉल एवं रिकॉल, कि विद्यार्थी क्या स्मरण कर चुका है। तो देखिए जब विद्यार्थी को आप कुछ सूत्र या सिद्धांत बता रहे हैं और सूत्र या सिद्धांत को विद्यार्थी याद करके बता पा रहा है कि हाँ सर आपने ये बताया था, उसका ये सूत्र है, तो विद्यार्थी की जो पोजीशन मानी जाएगी, विद्यार्थी का जो स्टैंडर्ड माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा कि अभी विद्यार्थी कौन से क्षेत्र के अंदर का चल रहा है, अभी विद्यार्थी ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंदर आपका चल रहा है। और देखिए ज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या होगा, नंबर 2, ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंदर जो विद्यार्थी क्या करेगा, ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंदर आएगा जैसे लेखन करना, विद्यार्थी लिख पाएगा, लेखन करना। नंबर 3 कथन कहना। नंबर 4 सूची बनाना। और नंबर 5 है आपका परिभाषित करना, परिभाषित करना। देखिए ये आप 5 क्रियाओं को याद रखें कि जब विद्यार्थी ज्ञानात्मक क्षेत्र में है तो विद्यार्थी 5 प्रकार के कार्यों को आसानी से कर सकता है। पहला काम प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण कर सकता है, दूसरा काम विद्यार्थी क्या कर सकता है, लेखन कर सकता है, तीसरा काम कथन कह सकता है, टू स्टेट, किसी कथन को कह सकता है, टू लिस्ट, उसकी सूची बना सकता है विद्यार्थी, और टू डिफाइन, और विद्यार्थी उसकी क्या कर सकता है, परिभाषा दे सकता है। मैं आपको बता दूं यहाँ से जो क्वेश्चन ये है, पहला ये दोनों मोस्ट हैं, आप इन दोनों को याद रख लें कि प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण का कार्य किसके अंतर्गत होता है। तो प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण का जो कार्य है वह ज्ञानात्मक क्षेत्र होता है। और परिभाषित करना ये आपका बिल्कुल मोस्ट है, पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीएससी ने कई बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया है, रीट के अंदर पूछा है, सेकंड ग्रेड में पूछा है, कई बड़ी बड़ी परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है कि परिभाषित करना कौन से क्षेत्र में सम्मिलित होता है। मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन ही बताऊंगा कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। दो परिभाषित, आप इन 5 को याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट इसमें चलें तो ज्ञानात्मक क्षेत्र के बाद जो आया था, हमने जो एनसीईआरटी के उद्देश्य में पढ़ा है तो वह था ज्ञानात्मक के बाद था बोध, क्या था, बोधात्मक। तो हम लिखेंगे बोधात्मक क्षेत्र की कार्यसूचक क्रियाएं, कि बोध वाले क्षेत्र के अंदर विद्यार्थी है वो क्या काम कर पाएगा। तो देखिए बोध में विद्यार्थी क्या करेगा, कुछ इसमें क्रियाएं दी गई हैं कि यदि विद्यार्थी ज्ञान को प्राप्त कर चुका है और ज्ञान के प्रति उसकी समझ विकसित होने लग गई है तो विद्यार्थी कौन कौन से कार्य कर सकता है। तो देखिए विद्यार्थी कौन कौन से काम करेगा, विद्यार्थी उदाहरण दे सकता है, विद्यार्थी क्या कर सकता है, तुलना कर सकता है, विद्यार्थी उदाहरण देना, तुलना करना, और वर्गीकरण करना,
वर्गीकरण करना, व्याख्या करना, वर्गीकरण करना, व्याख्या करना, अंतर करना, अंतर करना या हम कहें विभेद करना, रूपांतरण करना, रूपांतरण करना, ऐसे बहुत सारे इसमें शब्द हैं जो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और सबसे कि अब देखिए इसमें यह है कि बोधात्मक, जब विद्यार्थी जैसे ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, जब विद्यार्थी ज्ञान को प्राप्त कर चुका है तो क्या हुआ, जब उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो विद्यार्थी के अंदर उससे रिलेटेड अब क्या है, समझ विकसित होने वाली है। जब विद्यार्थी के अंदर समझ विकसित होगी तो ये होगा कि विद्यार्थी जो भी विषय वस्तु उसका उदाहरण दे सकता है, जो भी विषय वस्तु उसमें तुलना कर सकता है, जो भी विषय वस्तु उसका वर्गीकरण कर सकता है, जो भी विषय वस्तु की क्या कर सकता है, व्याख्या कर सकता है, उसमें अंतर कर सकता है, उसमें क्या कर सकता है, रूपांतरण कर सकता है, और क्या कर सकता है, संबंध स्थापित कर सकता है। संबंध स्थापित करना, क्या कर सकता है, संबंध स्थापित कर सकता है। और इसमें और देखें, स्पष्टीकरण कर सकता है, स्पष्टीकरण कर सकता है। इस प्रकार से इसमें विद्यार्थी इन कार्यों को आसानी से कर पाता है। यहां से देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि एक जो इसमें जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अब देख लीजिए, क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन ये है कि एक विद्यार्थी, क्वेश्चन ये है यहां से जो क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको बता दूं, एक विद्यार्थी घन एवं घनाभ में अंतर कर रहा है। विद्यार्थी घन एवं घनाभ में क्या कर पा रहा है, अंतर कर पा रहा है, तो कौन से उद्देश्य की पूर्ति होगी, तो कौन से उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो देखिए कौन से उद्देश्य की पूर्ति होगी, इसमें जैसे ऑप्शन मिलेंगे आपको कि ज्ञानात्मक की, या बोधात्मक, या ज्ञानोपयोग, या कौशलात्मक, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन, आपका राइट आंसर क्या रहेगा, आपका क्या रहेगा, बोधात्मक रहेगा। क्योंकि ये जो क्रिया है अंतर करना वाली जो क्रिया है वो हमने किसके अंदर पढ़ रखी है, अंतर करने वाली जो क्रिया है वो हमने बोधात्मक क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ी है, और उदाहरण देना और तुलना करना। आप इन दोनों तीनों क्रियाओं को बिल्कुल ही क्लियर याद रख लें कि विद्यार्थी, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विद्यार्थी यदि उदाहरण दे पा रहा है, विद्यार्थी यदि वर्ग का उदाहरण दे पा रहा है तो कौन से उद्देश्य की पूर्ति होगी। जब देखिए विद्यार्थी जब वर्ग का उदाहरण दे रहा है, या किसी आकृति का उदाहरण दे रहा है, या सूत्र का उदाहरण दे रहा है, तो वहां पर जो प्राप्ति होगी वो कौन से क्षेत्र की होगी, बोधात्मक क्षेत्र की होगी। बोधात्मक क्षेत्र से आगे चलते हैं, एक और क्षेत्र अपना ज्ञान उपयोग। ज्ञान उपयोग क्षेत्र की कार्यसूचक क्रियाएं, ज्ञान उपयोग क्षेत्र की कार्यसूचक क्रियाएं, ये एनसीईआरटी में जो आपको उद्देश्य बताए हैं, एनसीईआरटी के जो उद्देश्य बताए हैं, एनसीईआरटी के उद्देश्यों में तीसरे नंबर पर आता है ज्ञान उपयोग। तो ज्ञान उपयोग क्षेत्र की कार्यसूचक क्रियाएं, देखिए जब विद्यार्थी अपने ज्ञान को उपयोग में ले रहा है तो कौन कौन से कार्य करेगा कि हमें पता चल सके कि विद्यार्थी का जो क्षेत्र है वो अब ज्ञान उपयोग के क्षेत्र में चल रहा है। तो देखिए ज्ञान उपयोग के जो क्षेत्र में चलेगा, सबसे पहला है कि प्राप्त ज्ञान का जीवन में क्या करना, उपयोग करना, प्राप्त ज्ञान का जीवन में उपयोग करना। उसके बाद और इसमें क्या कर सकता है, विद्यार्थी है वो क्या कर सकता है, चयन कर सकता है, चयन करना। प्राप्त ज्ञान को यदि विद्यार्थी जीवन में उपयोग में करने लग जाए,
जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया उसे आप जीवन में उपयोग में करने लग गए हैं, तो आप ये मानिए कि कौन से क्षेत्र की पूर्ति कर रहे हैं आप, अब आप पूर्ति कर रहे हैं ज्ञान उपयोग की। चयन करना, आपको कोई 4 वस्तुएं दी जाती हैं और 4 वस्तुओं में से आप किसी एक वस्तु का सेलेक्टिवली आप देख लेते हो कि ये सबसे मेरे लिए बेटर रहेगी या बेस्ट है, तो इस काम को आप किसके आधार पर करते हो, चयन करना है, ये इसी के आधार पर किया जाता है। प्रदर्शन करना, टू डिस्प्ले, प्रदर्शन करना। नंबर 4 समस्या का समाधान करना, समस्या का समाधान करना, समस्या का समाधान करना, प्रदर्शन करना। देखिए आप किसी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे आप डांसिंग है, डांसिंग की कला का प्रदर्शन आप कब कर रहे हैं, डांसिंग की कला का यदि आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये जब हो पा रहा है जब आपने ज्ञान को अच्छे तरीके से प्राप्त कर लिया है और आप उसको अपनी लाइफ में या जीवन में उसको क्या कर रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे है टीचिंग करा रहा हूँ, मैं टीचिंग करा रहा हूँ, तो ये कौन सा है, एक प्रदर्शन है, टीचिंग करना प्रदर्शन है। लेकिन ये कब हुआ है, जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, जो मेरी समझ में बैठ चुका है, जो मेरे दिमाग में है वो ज्ञान है, उस दिमाग को मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ, उस ज्ञान को मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो ये ज्ञान उपयोग प्रदर्शन करना किस में आएगा, ज्ञान उपयोग में। समस्या का समाधान करना, यदि विद्यार्थी किसी समस्या का समाधान करता है, ये समस्या के समाधान करने लग जाता है, तो ये मानिए कि जो विद्यार्थी है वो कौन से उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, विद्यार्थी ज्ञान उपयोग की पूर्ति कर रहा है। और इसमें हैं 2-3 और हैं, जैसे भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना। नंबर 6 निष्कर्ष निकालना, नंबर 7 है आपका खोज करना, खोज करना। नंबर 8 है आपका मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना। देखिए इस प्रकार की यदि एक्शंस विद्यार्थी कर रहा है, जैसे भविष्यवाणी करना, जैसे विद्यार्थी के बारे में कोई भविष्यवाणी कर रहा है, जैसे किसी अध्यापक ने विद्यार्थी के बारे में भविष्यवाणी कर दी है कि आप देखिए आने वाली परीक्षा है उसमें आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि जब भविष्यवाणी इस आधार पर की गई है कि विद्यार्थी के ज्ञान को अध्यापक ने कई बार क्लासों के अंदर देखा है कि विद्यार्थी का स्टैंडर्ड क्या है, उसके आधार पर अध्यापक ने भविष्यवाणी की है कि ये विद्यार्थी है भविष्य में बहुत अच्छा करेगा और भविष्य में अपनी नौकरी लग जाएगा, मतलब किसी निष्कर्ष तक पहुंच जाना। मूल्यांकन का भी मतलब होता है मूल्य प्लस अंकन, मूल्य प्लस अंकन, अर्थात अंतिम रूप से विद्यार्थी किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, तब ये वाला काम भी किसके अंदर इंक्लूड होता है, हमारा ज्ञान उपयोग में। तो देखिए यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि एक विद्यार्थी भविष्यवाणी कर पाता है, क्या कर पाता है, इस क्वेश्चन को आप याद कर लें, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि एक जो विद्यार्थी है वो भविष्यवाणी कर पाता है तो कौन से उद्देश्य की पूर्ति होगी। एक विद्यार्थी जो भविष्यवाणी कर पाता है तो कौन से उद्देश्य की पूर्ति होनी है, जब विद्यार्थी भविष्यवाणी करता है तो उसे ज्ञान उपयोग क्षेत्र की पूर्ति होगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते आगे हम कौशलात्मक क्षेत्र, कौशलात्मक क्षेत्र की कार्यसूचक क्रियाएं। कौशलात्मक क्षेत्र की कार्यसूचक क्रियाएं कि एक विद्यार्थी है, हम ये कहें कि वो उसको स्किल प्राप्त हो चुकी है। कौशल का मतलब है स्किल से, मतलब किसी जो भी प्रतियोगिता है या जो भी उसका शिक्षण है उसके अंदर उसको स्किल हो जाए, मतलब दक्षता, उसके अंदर विशेष योग्यता डेवलप हो जाए, तब वो क्या कहलाता है, आपकी स्किल कहलाती है, कौशलात्मक कहलाती है। जैसे एक विद्यार्थी के अंदर इस प्रकार की दक्षता है कि वह किसी कार्य को बहुत आसानी से कर देता है, या कोई विद्यार्थी एक कैलकुलेटर का उपयोग बहुत आसानी से कर रहा है, तो ये क्या है, ये दक्षता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जैसे कार्यसूचक क्रिया आपसे पूछी जाएगी कि एक विद्यार्थी, एक कार्यसूचक क्रिया जैसे किसी कार्य को निपुणता के साथ करना, किसी कार्य को निपुणता के साथ करना,
किसी कार्य को निपुणता, तो यहाँ जो निपुणता शब्द है ना, निपुणता शब्द से डिसाइड हो रहा है कि विद्यार्थी को क्या प्राप्त हो चुकी है, उसमें कौशल प्राप्त हो चुकी है। उसके बाद जैसे ही किसी कार्य को दक्षता के साथ करना, किसी कार्य को दक्षता के साथ करना, या किसी कार्य को दक्षता, या हम एक और शब्द इस्तेमाल कर दें कि किसी कार्य को कुशलता के साथ करना। जब कोई कार्य है विद्यार्थी दक्षता के, निपुणता के साथ, दक्षता के साथ या कुशलता के साथ करता है, और ऐसा सेंटेंस आपको लिखा मिल जाता है कि एक विद्यार्थी किसी कार्य को दक्षता के साथ कर रहा है, या निपुणता के साथ कर रहा है, या कुशलता के साथ कर रहा है, तो वहाँ पर कौन से उद्देश्य की पूर्ति होगी, तो वहाँ पर जो आपका उद्देश्य है वो आपका कौन सा उद्देश्य रहेगा, आपका कौशलात्मक उद्देश्य रहेगा। इसके साथ ही साथ आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है कि जो आदमी कौशलात्मक है उसकी चित्र शैली बहुत अच्छी होगी, चित्र शैली अच्छी होगी। तो जो विद्यार्थी है अच्छे चित्र बना रहा है, विद्यार्थी ग्राफ बना रहा है, अच्छे ग्राफ बना रहा है विद्यार्थी, और क्या कर रहा है, ग्राफ बना रहा है, चार्ट बना रहा है, चार्ट बना रहा है विद्यार्थी, क्या बना रहा है, मॉडल बना रहा है। इस प्रकार के सारे कार्य यदि विद्यार्थी कर रहा है, चित्र शैली चित्र बना देता है, या चार्ट बना देता है, या मॉडल बना देता है, तो इस प्रकार की कार्यसूचक क्रियाएं भी हमारी किसमें इंक्लूड होंगी, हमारे कौशलात्मक क्षेत्र में इंक्लूड होंगी। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि एक विद्यार्थी है वो क्या कर रहा है, एक मॉडल बना देता है, तो कौन से उद्देश्य की पूर्ति होगी। एक विद्यार्थी जब मॉडल बना रहा है तो देखिए मॉडल की जो क्रिया है वो हमारे किस में आती है, कौशल में आती है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मॉडल हम भी बनाते हैं, हमसे तो आता मॉडल अच्छे बने नहीं, इसका मतलब क्या है, हमें चित्र वाला जो चित्र है उसमें बिल्कुल भी स्किल नहीं है, इसीलिए हमसे मतलब मॉडल अच्छे तरीके से नहीं बनते। इसमें एक क्वेश्चन विशेष रूप से गणित के अंदर पूछा जाता है, वो ये है, मैथ्स में पूछा जाता है कि रेखा गणित की मापों को आसानी से पढ़ना। तो देखिए यहाँ दो शब्द हैं, एक तो रेखा गणित से डिसाइड हो गया कि इसमें रेखा वगैरह का काम है, और दूसरा शब्द क्या है, यहाँ आसानी आ गया। तो जब कोई काम आसानी से हो रहा है तो हम इस बात को समझ जाएंगे वहां पर कौन से उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, कौशलात्मक क्षेत्र की पूर्ति हो रही है। नेक्स्ट इसमें से हम चलते हैं अभिरुचि क्षेत्र की कार्यसूचक क्रियाएं। अभिरुचि क्षेत्र की कार्यसूचक क्रियाएं कि एक जो विद्यार्थी है उसके अंदर अब क्या है कि स्किल डेवलप हो चुकी है। जब स्किल उसके अंदर डेवलप हो चुकी है तो अब वो किसी कार्य के अंदर क्या कर रहा है, रुचि ले रहा है। अब जब विद्यार्थी किसी कार्य के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेगा तो विद्यार्थी देखिए कौन कौन से काम करेगा। जब विद्यार्थी उसके अंदर जब रुचि लेने लग जाता है तो विद्यार्थी कैसे कार्य करता है, पहला काम करेगा वो कि विद्वानों की जीवनी को पढ़ना। हम जो भी विद्वान हैं, बड़े बड़े विद्वान रहे, उनकी वो जीवनियों को पढ़ना स्टार्ट कर देगा। और तो और वो जहाँ भी लाइब्रेरी मिलेगी, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, वहाँ वो क्या करना कर देगा, पढ़ना स्टार्ट कर देगा। जैसे पुस्तकालयों में जा करके पढ़ना, पुस्तकालयों में जाकर पढ़ना। और सबसे जो अच्छी बात होती है, जब उसे रुचि आने लग जाती है तो वो अपनी बातों को किसी दूसरे तरीके से करने लग जाता है और दूसरे तरीके से उनको समझाने लग जाता है। तो पहेलियां बनाना एवं उनको बुझाना, अर्थात उनको क्या करना, हल करना। ऐसा काम कौन सा विद्यार्थी करेगा, जब उसकी शिक्षण के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र के अंदर उसकी रुचि डेवलप होने लग गई है तो इन कार्यों को वो करने लग जाएगा। और इसमें क्या रहेगा कि एक विद्यार्थी है वो क्या करेगा, या तो उससे रुचि आ रही है तो क्या करेगा, वो क्लास के अंदर अधिक से अधिक प्रश्न पूछेगा, अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। जब विद्यार्थी को इंटरेस्ट आने लग जाएगा पढ़ने में तो वो क्या करेगा, अध्यापक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि आप इस बात को समझते हो कि जो विद्यार्थी पढ़ ही नहीं रहा है तो वो क्वेश्चन अध्यापक से बिल्कुल नहीं पूछता है,
लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ता है उसको समस्या आती है और नेक्स्ट डे आकर के अध्यापक से वो क्या करता है, क्वेश्चन करता है कि सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। एक और इसमें सबसे बड़ी बात होती है, इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है रुचि में, जब विद्यार्थियों को रुचि आने लग जाती है तो स्टूडेंट के मध्य या टीचर और स्टूडेंट के जो मध्य है वो मधुर संबंध बनने लग जाते हैं। मधुर संबंध बनना, स्टूडेंट और टीचर और स्टूडेंट के मध्य भी कैसे संबंध बनने लग जाएंगे, मधुर संबंध। और देखिए जिनके जो मधुर संबंध है वो तभी बन रहे हैं, कब बन रहे हैं, इनके मधुर संबंध तभी बन रहे हैं जब इनको पढ़ने में क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, या एक दूसरे की बातों में क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तभी आकर के यहाँ अभिरुचि क्षेत्र की पूर्ति हो रही है। और विद्यार्थी क्या कर सकता है इसमें अभिरुचि के क्षेत्र में, जैसे विद्यार्थी को जब अभिरुचि डेवलप हो जाए तो चित्रों को कलेक्ट करने लग जाएगा, चित्रों को इकट्ठा करना और उनकी क्या बना देना, एल्बम बना देना, एल्बम बनाना। विद्यार्थी चित्रों को इकट्ठा कर रहा है और उनकी एल्बम बना रहा है, तो आप समझ जाइए कि जो ऐसा विद्यार्थी क्यों कर रहा है, क्योंकि उस काम को करने के अंदर उसकी क्या है, रुचि है, वो उस काम को करना चाहता है। ठीक है, तो यहां से आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि एक जो विद्यार्थी है वो जो विद्यार्थी है पुस्तकालय में जा करके पढ़ रहा है तो कौन से उद्देश्य की पूर्ति होगी, पुस्तकालय में जा करके पढ़ रहा है तो विद्यार्थी कौन से क्षेत्र की पूर्ति हो रही है, अभिरुचि क्षेत्र की पूर्ति हो रही है। नेक्स्ट और आपका जो छठवां है वो है अभिवृत्ति सूचक कार्य सूचक क्रियाएं। अभिवृत्ति क्षेत्र की कार्यसूचक क्रियाएं, अभिवृत्ति क्षेत्र की कार्यसूचक क्रियाएं। अब देखिए अभिवृत्ति से मतलब है कि मतलब अभिवृत्ति का आप अर्थ समझ लें, अभिवृत्ति का अर्थ होता है कि कोई जो इंसान है उसकी वृत्ति क्या है, वृत्ति से मतलब है उसकी सोच क्या है, उसका नजरिया कैसा है, उसकी सोच या नजरिया कैसा है। मैं ये कहूँ कि यदि किसी विद्यार्थी की जो सोच है वो गणित सब्जेक्ट के प्रति या विज्ञान विषय के प्रति या संस्कृत विषय के प्रति बहुत अच्छी हो गई है या उसके प्रति वो सकारात्मक सोचने लग रहा है, तो कौन से क्षेत्र की पूर्ति होगी, अभिवृत्ति क्षेत्र की पूर्ति होगी। तो यहाँ एक सबसे अच्छी जो कार्यसूचक क्रिया है वो आपसे पूछी जाती है, वो ये है कि किसी विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होना, किसी विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होना। और देखिए जब वो सकारात्मक दृष्टिकोण डेवलप करने लग जाता है तो उस विद्यार्थी के अंदर धैर्यशीलता आ जाती है। क्या आ जाती है, धैर्यशीलता आ जाती है, और वो काम को, किसी भी काम को धैर्य के साथ करने लग जाता है। वो विद्यार्थी कैसा हो जाता है, अनुशासन प्रिय हो जाता है, अनुशासन प्रियता। उस विद्यार्थी के अंदर नैतिकता आ जाती है, उस विद्यार्थी के अंदर कर्तव्य परायणता आ जाती है। यदि आपसे ऐसे शब्द पूछे जाते हैं कि एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी के अंदर किसी विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो चुका है, तो कौन से उद्देश्य की पूर्ति होगी। जब विद्यार्थी के अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो चुका है तो विद्यार्थी कौन से क्षेत्र की पूर्ति होनी है, विद्यार्थी के अभिवृत्ति क्षेत्र की पूर्ति होनी है। और जैसे विद्यार्थी धैर्यशील, अनुशासन प्रिय या कर्तव्य परायण हो चुका है, तब उसके कौन से उद्देश्य की पूर्ति होनी है, तब भी विद्यार्थी के अंदर वो आपके अभिवृत्ति क्षेत्र की पूर्ति होनी है। ठीक है, इस प्रकार से जो एनसीईआरटी के प्राप्त उद्देश्य थे, तो एनसीईआरटी ने ये बताया कि हमारा विद्यार्थी इन बातों को प्राप्त करता है या इन बातों को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती है। इसके बाद प्राप्त उद्देश्यों का डिवाइडेशन एक तरीके से और किया गया। प्राप्त उद्देश्यों का डिवाइडेशन किया गया एक और तरीके से, वो था, ये था RCEM द्वारा प्राप्त उद्देश्यों का डिवाइडेशन।
RCEM द्वारा, देखो ब्लूम के द्वारा हो चुका था, ब्लूम के द्वारा डिवाइडेशन हो चुका था, फिर NCERT के द्वारा डिवाइडेशन, देखिए ब्लूम के द्वारा डिवाइडेशन हो चुका है, फिर NCERT के द्वारा हो चुका है, अब है RCEM द्वारा प्राप्त उद्देश्यों का विभाजन। RCEM द्वारा प्राप्त उद्देश्यों का विभाजन। RCEM ने प्राप्त उद्देश्यों को 4 भागों के अंदर डिवाइड किया। RCEM ने ये कहा, अब पहले तो ये समझे आप RCEM क्या है। RCEM का पूरा नाम है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर कर्नाटक की एक कॉलेज थी RCEM के लिए, इसको हिंदी में नाम है क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर के जो क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय है, इसके एक जो प्रोफेसर थे डॉक्टर दुबे ने ये डिवाइडेशन किया कि जो RCEM है या हमारी जो कॉलेज है, ये एजुकेशन की जो कॉलेज थी, इन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर या हमारे जो RCEM कॉलेज है उसके अनुसार प्राप्त उद्देश्यों का जो डिवाइडेशन है वो 4 प्रकार से होता है। इन्होंने बताए केवल कितने प्रकार होते हैं, RCEM का जो डिवाइडेशन है वो कितने प्रकार से है, 4 प्रकार से करता है। RCEM प्राप्त उद्देश्यों का डिवाइडेशन 4 प्रकार से करता है, और 4 प्रकारों में उन्होंने ये बताया कि पहला जो प्रकार है वो कौन सा है, ज्ञान, दूसरा प्रकार है वो कौन सा है, बोध, तीसरा प्रकार है वो क्या है, ज्ञानोपयोग, और जो चौथा जो आपका प्रकार है उसका नाम है सृजनात्मकता। और सृजनात्मकता के अंतर्गत ही इन्होंने बताया कि जो विश्लेषण है और संश्लेषण और मूल्यांकन, ये तीनों क्रियाएं इसमें इंक्लूड रहेंगी। तो RCEM ने जो डिवाइडेशन किया अपने प्राप्त उद्देश्यों को 4 प्रकार से किया। उन्होंने बताया कि पहला जो उद्देश्य वो ज्ञान है, दूसरा बोध है, तीसरा क्या है, ज्ञान उपयोग है, और चौथा है वो आपका क्या है, सृजनात्मकता है। और सृजनात्मकता के अंतर्गत ही आपका विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन इसमें इंक्लूड रहेगा। RCEM कॉलेज ने ये बताया कि जो हमारे अनुसार, इस जो कॉलेज के अनुसार जो कार्यसूचक क्रियाएं बनती हैं विद्यार्थी को लेकर के, कार्यसूचक क्रियाएं जिन्हें हम जैसे पूर्व में पढ़ चुके हैं, जैसे उदाहरण देना, प्रत्याभिज्ञान करना, प्रत्याशरण करना, परिभाषित करना, खोज करना, निष्कर्ष निकालना, मूल्यांकन करना, ऐसी जो क्रियाएं इन्होंने बताया कि हमारे अनुसार जो क्रियाएं जो निकलती हैं वो टोटल कितनी निकलती हैं, 17 निकलती हैं। कितनी निकलती हैं, 17 निकलती हैं। 17 प्रकार की कार्यसूचक क्रिया है वो RCEM कॉलेज के द्वारा दी गई थी। तो देखिए इस टॉपिक में आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कहाँ से मिलने वाले हैं। पहली बात ये है कि रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन वाला है जो, ये कहाँ की कॉलेज है, तो कहाँ की कॉलेज है, आपकी मैसूरी कॉलेज है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से है। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि जो डॉक्टर दुबे हैं उन्होंने कितने प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं, और 4 प्रकारों के आपको नाम याद रखने हैं। और सबसे इसमें जो बेस्ट नाम है वो ये है क्या, सृजनात्मकता। कि सृजनात्मकता के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, तो सृजनात्मकता के अंदर विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, तीनों ही प्रकार की क्रियाएं आपकी क्या रहेंगी, इंक्लूड रहेंगी। ठीक है। और देखिए एक बार और ब्रीफ में समझ लें कि हमने जो अब तक जो पढ़ा वो क्या क्या पढ़ लिया है प्राप्त उद्देश्य वाले टॉपिक को लेकर के, जिससे आपका एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि प्राप्त उद्देश्य में क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए पहला जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है ब्लूम द्वारा विभाजन, मतलब प्राप्त उद्देश्यों का विभाजन की बात करें तो पहला जो विभाजन है वो तो किसके द्वारा देखा है हमने, ब्लूम के द्वारा। दूसरा विभाजन देखा है उन्होंने किसने देखा है, NCERT के द्वारा। तीसरा जो हमने विभाजन देखा है वो किसके द्वारा देखा है, RCEM द्वारा। तो ब्लूम के द्वारा जो आपने देखा है वो हमें पता है कितने 3 पार्ट बताए थे,
कौन से बताए थे? ज्ञानात्मक और भावात्मक, और कौन से थे? क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। और जो एनसीईआरटी के द्वारा बताए थे वो इसके 6 पार्ट थे। कौन कौन से थे? ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि एंड अभिवृत्ति। कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति। आरसीएम के द्वारा जो डिवाइडेशन हुआ है वो कितने प्रकार से हुआ है? केवल इसके 4 प्रकार हैं। इसके प्रकार हैं 4, इसके प्रकार हैं कितने? 6। और इसके 4 कौन कौन से हैं? ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग और एक है सृजनात्मकता। सृजनात्मक, इसमें विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इन तीनों क्रियाओं को इसमें क्या किया गया? इंक्लूड किया गया। इनके पार्ट भी हमने पढ़े थे ज्ञानात्मक क्षेत्र के। तो ज्ञानात्मक में था ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण था इसमें, एक इसमें था संश्लेषण, एक क्या था? मूल्यांकन। ये था आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्ययीकरण, व्यवस्थापन और चरित्र निर्माण। इसमें था आपका उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और था आदत निर्माण। इस प्रकार से हमने ये पढ़ा था कि इस प्रकार से डिवाइडेशन है ब्लूम के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा, आरसीएम के द्वारा, और इनके हम प्राप्त उद्देश्यों को पढ़ चुके हैं। तो देखिए, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक क्षेत्र की कार्यसूचक क्रियाओं को भी लिखने का कार्य किया गया था। तो ज्ञानात्मक और भावात्मक इन दोनों क्षेत्र की जो क्रियाएं लिखी हैं वो लिखी हैं रॉबर्ट मेगर ने, रॉबर्ट मेगर। और क्रियात्मक क्षेत्र की जो लिखी हैं वो लिखी हैं किसने? रॉबर्ट मिलर ने। रॉबर्ट मिलर। किसने? रॉबर्ट मिलर ने। रॉबर्ट मिलर, रॉबर्ट मिलर, रॉबर्ट मिलर ने। तो देखिए यहां से याद कर सकते हैं कि मिलर में और के, इसको आप कनेक्ट कर लें कि मिलर ने लिखी है क्रियात्मक वाला, और ये जो दोनों हैं ज्ञानात्मक और जो भावात्मक क्षेत्र है, इसको जो लिखने का काम किया है वो किसने किया है? रॉबर्ट मेगर ने इस काम को किया है। ठीक है। तो देखिए कार्यसूचक क्रियाओं से दोस्तों यहाँ पे आपसे कम से कम सारी सब्जेक्ट को मिला करके 7 से 8 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको कार्यसूचक क्रियाएं बिल्कुल ही परफेक्टली आपको याद कर लेनी है, और जिन कार्यसूचक क्रियाओं के ऊपर मैंने जोर दिया है उन आप कार्यसूचक क्रियाओं को बिल्कुल क्लियरली याद रख लें, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर के अंदर, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड और एक और टॉपिक रह गया है, उस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अब मैं ऐसा करूंगा, जो इससे फर्स्ट वीडियो थी मुझे ऐसा लगता है उसमें एक वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी कम रह गई थी, तो यदि आपको ऐसा लगता है कि वहाँ से कुछ समझ में कम आ रहा है तो मैं उस वीडियो को दोबारा बना दूंगा, उस वीडियो को मैं दोबारा बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो हमारी रेगुलर, आपकी 2 या 3 रेगुलर हमारी वीडियो आपके पास आएंगी। तो आप शिक्षण विधि की तैयारी करें। मैं आपको बता दूं कहीं से प्रीवियस पेपर जरूर ले आना, मार्केट में जाकर के कोई भी जो इंस्टीट्यूट हो उसका प्रीवियस पेपर आ रहा हो मार्केट के अंदर तो उसे लेके आना, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस पेपर ही बेस्ट मेडिसिन होती है किसी भी उसको अपनी बीमारी को सही करने की। और यहाँ बीमारी हमारी क्या है? बीमारी हमारे रीढ़ की। भाई रीढ़ की समस्या को हल करने के लिए जो हमें चाहिए वो क्या है? रीढ़ से रिलेटेड पेपर चाहिए कि रीढ़ में पेपर क्या क्या आ चुके हैं, क्योंकि उन क्वेश्चन के पैटर्न को देखकर ही आपकी समझ में आएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।